वेदों में भी प्रार्थना की गई है, पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम शृण्व्याम शरदः शतम प्रब्रवाम शरदः शतम अदीनास्याम शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात्। कि हम लोग 100 साल तक हर तरह से खुशहाल जिए, अच्छे से देख सकें, अच्छे से बोल सकें, अच्छे से स्मेल कर सकें, सुन सकें, पुरुषार्थ कर सकें, और 100 साल से अधिक भी अगर हमें उम्र मिले तो ऐसी ही उम्र मिले कि हम परमात्मा की लीला के साक्षी बने रहें। चाहने से खाली सब कुछ नहीं होता, चाहने के बाद थोड़ी सी कोशिश भी करनी पड़ती है। हम वहीं चूक जाते हैं। चाहना गलत नहीं है, लेकिन प्रयास न करना, जागरूक न रहना, ये गलती है। अब कान है, इनमें हम अगर सैर करने के लिए भी जाते हैं तो भी कान के अंदर माइक्रोफोन्स लगा करके जाते हैं। वहां की बात नहीं सुनना चाहते, प्रकृति की बात नहीं सुनना चाहते, पक्षियों का कलरव नहीं सुनना चाहते, और जो प्राकृतिक रूप से इसको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, हवा मिलनी चाहिए, उससे भी वंचित रह जाते हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि खाली हम ईयरफोन को, ईयरबड्स को दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन कान की कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनके कारण हमें वर्टिगो जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको हम कहते हैं चक्कर आने लगना, घुमेर आ जाना। और एक केवल कान ही उसका कारण नहीं है, और भी बहुत सारे कारण हैं। लेकिन जब समस्या सामने आ जाए तो फिर उस समय हम समस्या के कारणों का अध्ययन करने के बजाय ये चाहते हैं कि पहले इससे हमारा छुटकारा मिले, उसके बाद ये बताइए कि हम बाद में क्या एहतियात रखें, इस समय तो ठीक कर दो। कोई योग है आपके लिए, वो रास्ता देता है। तो चाहे तो वर्टिगो की प्रॉब्लम हो, यानी कान के कारण आपके चक्कर आना, या अन्य कारणों से भी अगर चक्कर आता है, आपका रक्तचाप बहुत नीचे चला जाए तो भी आप चक्कर खा जाते हैं, रक्तचाप बहुत बढ़ जाए तो भी चक्कर आ जाते हैं, गैस की प्रॉब्लम हो जाए तो चक्कर आ जाते हैं, एमएस डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी समस्या आ जाए, पार्किंसन की समस्या हो, यहां तक कि रक्ताल्पता भी अगर हो जाए, किसी भी कारण से, रक्ताल्पता का मतलब पूरे शरीर में एनीमिया नहीं है, बल्कि अगर हमारा जो रक्त की जितनी सप्लाई हमारी स्कल की तरफ होनी चाहिए, खोपड़ी की तरफ होनी चाहिए, वो ना हो रही हो, या ऑक्सीजन की कमी हो जाए, यानी ऑक्सीजन भी हमारे ब्रेन को पूरी ना मिल रही हो, तो ये सारे वो कारण हैं जिनकी वजह से हम चक्कर आने की समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। और चक्कर आना एक ऐसी खतरनाक स्थिति है, अपने आप में कोई रोग नहीं है, चलो थोड़ी देर लेट जाओ, लेकिन बहुत बार वो इतनी बढ़ने लगती है कि आप बैठे हैं तो भी घुमेर आ रही है, आपको रास्ते में चलते फिरते भी हो सकता है। तो इसलिए समस्या को टालना नहीं चाहिए, उसका तत्काल निदान किया जाना चाहिए। तो आइए हम क्या करें, इसको हम सोचें, तो जिससे कि हमारे खोपड़ी को पूरा भोजन मिले, यानी रक्त की आपूर्ति भी पूरी हो जाए और ऑक्सीजन भी पूरी मिले। इसके लिए जो योग का नियमित अभ्यास करते हैं उन लोगों को समस्या नहीं आती, क्योंकि उन्हें स्पॉन्डिलाइटिस भी नहीं होती, उन लोगों को मल्टीपल स्क्लेरोसिस की समस्या नहीं होती, एमएस डिजीज, उनको पार्किंसन के, ये समस्याएं नहीं होती हैं। इसीलिए कहते हैं ना, योग तो बेस्ट प्रिवेंटिव मेडिसिन है। आप अभ्यास करें तो इन चीजों से बचे रहेंगे। लेकिन धन्य है वो बीमारी, वो समस्या, जिसकी वजह से हमें योग के झरोखे में झांकने का मौका मिल जाता है। आइए छोटी छोटी बातें कुछ सीख लेते हैं, जिनको अगर हम करेंगे तो हम वर्टिगो की समस्या से, यानी चाहे वो कान के कारण सर में चक्कर आने का काम हो रहा है, या गैस के कारण हो रहा है, या अन्य जो कारण आपको बताए गए कि रक्त की आपूर्ति कम हो रही हो, ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो रही हो,
उनकी वजह से हो रहा हो, तो भी हम कैसे उससे अपने आप को उबार लें, इसके लिए क्या छोटी छोटी बातें करनी है। पहली चीज तो ये होती है कि हमें आंखों का संतुलन सही करना चाहिए। योग में त्राटक एक क्रिया है, षटकर्म कहलाते हैं, जिसमें हम 6 क्रियाओं को करें तो पूरे शरीर की शुद्धि हो जाती है। अलग अलग क्रियाएं अलग अलग तरह की समस्याओं में हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। ये जो त्राटक वाली क्रिया है, ये विशेष रूप से हमें चक्कर आने की बीमारी से बचाने के लिए, वर्टिगो की समस्या से बचाने के लिए बहुत हितकर है। मैं यहाँ त्राटक पूरा नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन त्राटक को सिद्ध करने के लिए कुछ आंखों के व्यायाम किए जाते हैं। वो वाले व्यायाम आप जरूर सीख लें, इससे आंखों को भी फायदा होगा और आपके जो कम्युनिकेटिंग नर्व्स हैं, ब्रेन की संतुलन देने वाले नर्व्स हैं, वो भी मजबूत रहेंगी। पहली क्रिया में आंखों की पुतली को बाएं और दाएं घुमाना। दूसरी क्रिया में आंखों की पुतलियों को मध्य में लाने का अभ्यास। तीसरी क्रिया में आंखों की पुतलियों को ऊपर और नीचे लाने का अभ्यास। चौथी क्रिया में आंखों की पुतलियों को आड़े टेढ़े लाने का अभ्यास। और पांचवी क्रिया में आंखों को चक्राकार घुमाने का अभ्यास। बस इतनी सी बात है। इसके लिए बहुत साधन की जरूरत नहीं, आपको परमात्मा ने अपने हाथ दे रखे हैं, इन उंगलियों का साधन हम कर सकते हैं। और जब इनका अभ्यास अच्छा हो जाए तो फिर उंगलियों की भी जरूरत नहीं रहेगी। आप आंखों को अपने इच्छा अनुसार दाएं बाएं घुमाने के अभ्यास कर सकते हैं। तो कैसे करना है? पहला अभ्यास कि आंखों के सामने ले आएं अपने अंगूठे को इस तरह से, जिसमें अंगूठे का चमकता हिस्सा हमको दिखाई दे, अंगूठे के नाखून का, और फेस स्थिर रहेगा सामने। आंख जो है वो इसके साथ साथ, अंगूठे के साथ साथ घूमती जाएगी ऐसे, जहां तक अंगूठे को देख पा रहे हैं देख रहे हैं। और जब लगे कि अंगूठा अब आंखों से ओझल होने वाला है तो इसको वापस लाएंगे आंखों के सामने पूर्व स्थिति में। आंख बंद कर लेंगे, दूसरा अंगूठा सामने ले आएंगे और अब फिर इसी तरह से बाईं तरफ हाथ जाएगा, इसके साथ साथ मेरी नज़र घूमती जाएगी। और जब लगे कि ओझल होने वाला है तो यहीं से हम अंगूठे को वापस लाएंगे और आंख बंद कर लेंगे। यानी हर मोमेंट के बाद आंख बंद करना, ये उसको राहत देना है। दूसरे अभ्यास में ऐसे ही अंगूठे को आंख के सामने लाए और इसको नज़दीक जितना लाएंगे, इसको देखते जाएंगे, जिससे कि हमारी आंखों की पुतलियां नाक की जड़ में आ जाएंगी। दोनों पुतली एक जगह, क्योंकि हम सामने नहीं देख रहे हैं, हम केवल नज़दीक के हिस्से को देख रहे हैं। इसी तरह से जैसे जैसे अंगूठा वापस जाएगा तैसे तैसे आंखों की पुतलियों की जो डिस्टेंस है वो नॉर्मल हो जाएगी। इसी अभ्यास को इस प्रकार से करते जाना। इस प्रकार फिर आंख को बंद कर देंगे, आराम दे देंगे। अब हम अपनी आंखों को ऊपर आसमान की तरफ उठाएंगे, जितना हो सके अपने मस्तक को देखना, नभ को देखना, और ऐसे ही फिर उसको नीचे लाएंगे, पूरा जमीन तक देखने की कोशिश करना। अपलक दृष्टि से, पलक झपकने की जरूरत नहीं, नजरों को पूरा ऊंचा उठाना और सामने लाते हुए पूरा नीचे लाना। फिर इसी तरह से हम अपनी आंख को बंद कर देते हैं। फिर अपनी आंखों को हम नाक के अगले हिस्से पर खोलते हैं। यहाँ मेरी आंखें खुली हुई हैं, लेकिन क्योंकि झपकी हुई है तो पूरा नहीं दिखाई दे रहा होगा आंखों को। अपनी नाक को देखना है, फिर नाक से भी नीचे जमीन तक देखना। अब मुझे ज़मीन पूरी तरह दिखाई दे रही है अपने पैरों के पास की, और उसके बाद इस तरह से बाईं तरफ से अपनी नज़रों को ऊंचा 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 उठाते जाना और ऊपर नभो दृष्टि यानी आकाश में पूरा देखना। फिर ऐसे ही दाहिनी तरफ दूर तक देखना,
दूर तक देखना और फिर ऐसे ही नीचे लाते हुए फिर ज़मीन तक अपनी नज़रें ले आना और नासाग्र भाग पर अपनी आँख को ले आना। अब मैं आँख बंद कर रहा हूँ। फिर से जरा सा राहत आँख को देने के बाद फिर अपनी नासाग्र भाग पर देखें, नीचे देखें और इसी तरह से दाहिनी तरफ से दूर तक देखना, ऊपर आकाश में देखना, फिर बाईं तरफ दूर तक देखना, नीचे ज़मीन तक देखना और फिर नाक के पास आँख ला करके आँख को बंद कर देना। यानी वाम चक्र और दक्षिण चक्र हमने किया। अब इसके बाद क्योंकि हमने दाएं बाएं मूवमेंट दिया, ऊपर नीचे मूवमेंट दिया, चक्राकार मूवमेंट दिया, लेकिन जो आड़ा मूवमेंट है बिल्कुल इस तरह से और ऐसे ही दूसरी तरफ भी इस तरह से आड़ा यानी 45 डिग्री का मूवमेंट वो बहुत ज़रूरी होता है। हमने आँखों को नाक के सामने लिया है और यहीं से दोनों अंगूठे सामने लिए नासाग्र भाग पर और यहाँ से मैं ऐसे देखते हुए 45 डिग्री पर अपने हाथ को उठा रहा हूँ। इसके साथ ही मेरा हाथ वापस आया और इधर का जो हाथ है वो 45 डिग्री तक नीचे जा रहा है इस तरह से, यानी मेरा अंगूठा मुझे दिखाई दे रहा है। अब इसको फिर से वापस ले आता हूँ और यहाँ आते आते फिर दोबारा से मैं ऊपर तक जाता हूँ। यानी 45 डिग्री का पूरा स्ट्रेट लाइन जो है हमको देखनी है। इसी तरह से हम दूसरी ओर इसको करते हैं। नासाग्र भाग पर लाए और यहाँ से इस हाथ को उठाता जाऊंगा 45 डिग्री तक पूरा ऊंचा और फिर यहाँ से वापस सीधी रेखा में और आँख नाक के सामने फिर से इसके साथ ही आ जाएगी और इधर नीचे की तरफ 45 डिग्री तक बाएं हाथ के साथ मुझे जाना है। फिर इसको ऐसे ही वापस लाना और यहीं से आगे की यात्रा शुरू हो जाना। यानी एक बार हमने इस तरफ से आड़ा देखा और एक बार हमने दूसरी तरफ से आड़ा देखा। ये त्राटक के अभ्यास हैं, लेकिन आंखों के संतुलन को यानी बैलेंस को, बॉडी बैलेंस को बनाने वाले हैं। अगर हमारा जो नेत्रों का संतुलन है वो बिगड़ता है तो हमारे शरीर का संतुलन भी बिगड़ता है। 2-3 आसन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमें साथ में कर लेने चाहिए। उनमें कोई ऐसा नहीं कि जो कोई बिगिनर ना कर सके, क्योंकि जिसको वर्टिगो की प्रॉब्लम है वो कोई ज़रूरी नहीं कि वो योगाभ्यासी हो, क्योंकि योगाभ्यासी को तो अक्सर ये प्रॉब्लम होती ही नहीं है। तो इसलिए स्वाभाविक है कि जिन लोगों को हुआ है वो योग के बारे में नहीं जानते या योगाभ्यास नहीं करते, तो उनके लिए हम गूढ़ क्रियाएं बताएं वो संभवतः न कर पाएंगे और न ही उनसे हम ये उम्मीद कर सकते कि वो कार्यक्रम देख करके पूरा लाभ ले पाएंगे। इसलिए बहुत सुगम क्रियाएं इसमें शामिल की गई हैं। उनमें एक आसन है जिसको हम कहते हैं विभक्त हस्तपाद आसन। इसको आप देखें हमें करना क्या है। एक बार मैं साइड से इसको दिखाता हूँ। पैर को थोड़ा खोल करके खड़े होते हैं जिससे कि आपका संतुलन बिगड़े नहीं। और दूसरा काम आपको करना है आराम से हाथों को ऊंचा उठाना, क्योंकि पैर जब खुले हैं तो बॉडी बैलेंस आपका बहुत अच्छा बना रहेगा। इसमें कोई अंगड़ाई लेने के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, कोई स्ट्रेचिंग नहीं है, सिंपल लिफ्टिंग योर आर्म्स एंड देन आगे की तरफ झुकते जाना और सिर को ढीला लटका देना, बाजू को भी ढीला लटका देना, कमर को भी ढीला छोड़ देना। जितना फेस को ढीला रखोगे, जितना स्कल को ढीला रखोगे, जितना गर्दन को ढीला रखोगे, उतना ही रक्त का सही प्रवाह आपके स्कल की तरफ होगा और उससे ऑक्सीजन की कमी आपके जो खोपड़ी का ब्लड है उसके अंदर नहीं रहेगी और फिर बिल्कुल ढीला छोड़ करके धीरे से उठ जाएंगे और आराम से बैलेंस बनाते हुए फिर वापस पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। इसके बाद हम 2 क्रियाएं पेट के बल लेटने वाली करते हैं। सुगम सर्प आसन हमको लेना है। माथा जमीन से लगाया, पैर पीछे मिलाए, श्वास भरते हुए चेहरा ऊंचा उठाएं
सीना ऊंचा उठाएं, सांस छोड़ते हुए वापस आ गए और विश्राम कर लिया। दूसरा आसन शलभ आसन है, जिसमें रक्त का प्रवाह आपकी खोपड़ी की तरफ, आपके अपर पार्ट्स की तरफ सबसे ज्यादा होता है। ये लेना बहुत जरूरी है। श्वास भरते हुए ठुड्डी जमीन पर और साइड में हाथ की मुट्ठी भी जमीन पर ऐसे जैसे मैंने लगाई हुई है। अब हमें मुट्ठी और ठुड्डी की ताकत से पैरों को जितना हो सके ऊंचा उठाना है और यहां पर थोड़ी सी देर रुकना, फिर बालासन में आराम में चले जाना। जैसे यहां सांस छोड़ देना और आराम। ऐसे ही जब हम दोबारा करेंगे तो फिर आराम दूसरी साइड में हो जाएगा। इस प्रकार से अंतिम अभ्यास वर्टिगो के लिए है, जिसको हम बोलते हैं अर्ध शीर्ष आसन। अर्ध शीर्ष आसन करना है। इसमें भी बहुत संतुलन आप बना करके रखेंगे और इजी है सबके लिए। और खाली चक्कर आने से ही नहीं बचेंगे, बल्कि आप इतने सुंदर और तेजस्वी बन जाएंगे कि लोग आपके चक्कर में आ जाएंगे। ये आसन इसी प्रकार के हैं, आपके आभा मंडल को बढ़ाने वाले, खोपड़ी को संतुलित रखने वाले, यानी संतुलन शरीर का भी और संतुलन सोच का भी। तो आइए शीर्ष आसन को देखें कैसे करना। यानी ऐसे लॉक करिए, और मैंने कहा अर्ध शीर्ष, इसको सब लोग कर सकते हैं। अपने जो फोरहेड है यानी माथे का थोड़ा सा ऊंचा हिस्सा साथ में लेंगे, इस प्रकार से ऐसे, और बदन को ऊंचा उठाएं। कोई खतरा नहीं है क्योंकि कोहनी जमीन पर है, सिर जमीन पर है। बस आप ऊंचे उठ के थोड़ा नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे सांस चलता रहे खोपड़ी की तरफ, रक्त का प्रवाह अच्छे से होने दें, क्योंकि ऑक्सीजन मिश्रित रक्त है। इसलिए आप वर्टिगो की समस्या से बचने में इसका उपयोग कर सकते हैं। सांस चलता रहेगा, थोड़ी देर रुकेंगे और फिर धीरे से पैरों को पीछे ला करके घुटने जमीन पर टिका देंगे और फिर सीधे वज्रासन में बैठ जाएंगे। कुछ बातें आपको खास ध्यान रखनी चाहिए। क्या होता है कि हम जल्दबाजी में सब तरह का संतुलन खोते हैं, यानी ऐसी जल्दबाजी किसी काम की नहीं जिससे संतुलन खो जाए। हमारी संस्कृति में नियम रहा है कि सुबह उठ करके आपको एकदम हबड़ तबड़ नहीं करनी चाहिए। मोक्षायतन के जितने साधक हैं, जितने योग साधक कहीं भी हैं, उनके लिए नियम है कि आप सबसे पहले उठ करके अपने हाथों को देखें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कल मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। यानी सरस्वती का वास, लक्ष्मी का वास और स्वयं साक्षात जीवनी शक्ति जो हमारा विष्णु का वास है, वो हमारी करमूल में यानी कलाइयों में है। तो इसलिए पहले अपना हाथ देखो। जमीन पर अक्सर क्या होता है, हम उठते के साथ खड़े हो जाते हैं, जो कि चक्कर देने वाली चीज़ है, घुमेर देने वाली चीज़ है। तो इसलिए नियम है कि जब आप उठें तो पहले अपने आप को संभालें। उसके बाद जब आप खड़े होंगे तो पहले थोड़ी देर पैर लटका करके बैठिए, उसके बाद आराम से खड़े होकर के अपना नित्य कर्म करिए। यहाँ तक कि अगर आप शौच कर्म के लिए भी उसके बाद जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तो टॉयलेट के बाद भी आप एकदम से उठ करके चलने की इच्छा ना रखें। आप वहाँ पर खड़े हों
अपना बैलेंस बनाएं, उसके बाद चलें। थोड़ा सा खान पान का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, उसमें विशेष रूप से, क्योंकि मैंने कहा कि वर्टिगो तो आपके कान की तकलीफ़ों की वजह से हो जाता है, लेकिन जो घुमेरी है, चक्कर है, उसके बहुत सारे कारण मैंने शुरू में ही आपको बता दिए थे। उनमें एक कारण वायु विकार भी है, वायु का उपद्रव भी है। तो अपना जो आहार है उसमें आप थोड़ा सा बड़ी इलायची का प्रयोग शुरू करें। चाहे तो बड़ी इलायची ऐसे ही लीजिए और उसको खूब अच्छे से चबाइए, और जब उसका छीलक है वो बचे, उसको आप फेंक सकते हैं, या उसको बीज निकाल लीजिए, उसको दरड़ लीजिए, यानी उसको पीस लीजिए, उसको आप अपनी जीभ के नीचे रख लीजिए और उसका मज़े से सेवन करिए। इसके साथ ये भी कर सकते हैं कि थोड़ी अजवाइन और ये जो इलायची है इनको मिला लीजिए और मोटा पीस करके उसी में थोड़ा सा सेंधव यानी सेंधा नमक मिला करके और उसको आप मुंह में डाल करके पानी के साथ भी ले सकते हैं। छोटी हरड़ एक होती है, और हरड़ के बारे में कहा जाता है कि ये हरड़ जो है ये माँ से भी ज़्यादा बढ़ करके गुण देती है, क्योंकि माँ तो कभी कभी नाराज़ हो जाती है, हरड़ कभी नाराज़ नहीं होती। तो छोटी हरड़ आप भोजन करने के बाद में एक हरड़ मुंह में डाल लें, उसको चूसते रहें आराम से, अपना आधा पौना घंटे में वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद आप कुछ और खाना पीना जो भी करना हो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वर्टिगो से बचिए, चक्कर आने से बचिए, घुमेरी आने से बचिए, और ऐसे हो जाइए कि आपके पास सुदर्शन चक्र आ जाए जो योगेश्वर कृष्ण के पास है। हरि ओम।